Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing 5 major articles for the current affair. आज पहले आर्टिकल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम नैनो एंजाइम के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हमने अभी बिल्ड किया है रिसेंटली। बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स, रूफटॉप सोलर पैनल्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कहीं ना कहीं बिल्डिंग डिजाइन्स के अंदर इंटीग्रेट करने की बात की है फोटोवोल्टिक्स को। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस। देन नेशनल पोलियो सर्वेलेंस नेटवर्क, गवर्नमेंट इनके नंबर्स को रिड्यूस कर रही है। 200 प्लस आपके ये नेटवर्क में सर्वेलेंस ऑफिसेज थे, अब इन्हें कम किया जा रहा है, तो पोलियो का खतरा एक बार फिर से बढ़ सकता है। तो कुछ हेल्थ वर्कर्स इसको लेके चिंतित हैं। देन पॉलिटी में वी विल बी टॉकिंग अबाउट न्यू पॉलिसी अनाउंस फॉर लद्दाख। लद्दाख में आपको पता होगा 6 शेड्यूल की डिमांड चल रही है काफ़ी लंबे समय से, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लेके आई है। देन छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने एक नया कानून लेके आई थी 2012 में, उसको कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तौर पे चैलेंज किया गया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेके कुछ गाइडलाइंस दी है, कुछ चीज़ें दी हैं जो हमें यूपीएससी पर्सपेक्टिव से समझनी होगी, खासकर मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगी। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पहले आर्टिकल में हमें क्या कुछ समझना है। पहली बात, ये नैनो एंजाइम होते क्या हैं। देखिए, यूजुअली एंजाइम क्या करते हैं, आपकी बॉडी की एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। तो सेम ये नैनो एंजाइम्स आपके नैनो पार्टिकल से बने वो एंजाइम्स हैं जो मिमिक करते हैं नेचुरल एंजाइम्स को ही। अब उदाहरण के तौर पे यहां पर हमने वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड को यूज किया है, जो अपनी रिडॉक्स क्वालिटी के लिए जाना जाता है। मतलब इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं उनको ये खा जाती है, मतलब रॉस को। अब ये रॉस क्या होते हैं, ये रॉस बेसिकली आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को हैंडल करते हैं एंड ये पल्मरी थ्रोम्बोलिज्म, इस तरह के ब्लड क्लॉट्स को ये कॉज करते हैं, जहां पर आपके ब्लड क्लॉटिंग बहुत अबनॉर्मल हो जाती है। और जो आपकी आर्टरीज है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं क्लॉटिंग देखने को मिल जाती है। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। बट ये अभी एंजाइम जो हमने क्रिएट किया है, ये मेटल बेस्ड आपका एंजाइम है, जिसमें हमने इस पर्टिकुलर लाइक वेनेडियम के नैनो पार्टिकल्स को इसमें इस्तेमाल किया है। तो ये इस आर्टिकल में आपको याद रखना है। इसको बनाया किसने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में आपका लोकेटेड है। तो पहला आर्टिकल आपका ये था। दूसरे आर्टिकल में वी टॉक अबाउट, गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की 2024 में। अगर हम बात करें तो मेजरली इसकी बातचीत होनी स्टार्ट हुई थी, उससे पहले भी हमारे पास रूफटॉप सोलर पैनल के लिए स्कीम थी। बट ये हाउस होल्ड को कुछ फ्री यूनिट्स प्रोवाइड करने की बात करती है। अब लोगों ने इस स्कीम का फायदा तो उठाना स्टार्ट किया, बट बात यहां पे ये आती है कि इंडिया की अर्बन स्पेसेस में एक स्पेस का बहुत बड़ा इशू है कि रूफ के ऊपर उतनी जगह नहीं होती जहां से सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी को आप जनरेट कर सको। जैसे 4 मरले का घर है, 3 मरले का, 5 मरले का, ये छोटे घर हैं, उनमें उतना रूफ के ऊपर स्पेस नहीं होता। आप वाटर टैंक वगैरह सब कुछ लगाने के बाद वहां पर उतना ज्यादा स्पेस नहीं देख पाते। तो यहां पर बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स आज की डेट में इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, खासकर अर्बन एरियाज में। इसके बारे में बताया जा रहा है। कहते देखो, इसमें एक्चुअल में जैसे आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, इस बिल्डिंग्स में दीवारों के ऊपर जैसे टाइल्स लगती थी, उन टाइल्स की जगह पर ये फोटोवोल्टिक पैनल्स को लगाया जा रहा है, ताकि इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। तो यहां पे क्लैडिंग्स के अंदर, टाइल्स के अंदर, ग्लास पैनल्स के अंदर, रूफ शीट्स के अंदर इसको एम्बेड किया जा रहा है, सो दैट बिल्डिंग स्ट्रक्चर से हम अपने आप से ही कुछ और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी को जनरेट कर सके। तो सोलर एनर्जी आप जनरेट करेंगे जहां पर आप इंटीग्रेट करते हो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे वॉल्स के अंदर, फसाद के अंदर, रूफ के अंदर और विंडोज के अंदर, इस तरह के फोटोवोल्टिक सेल्स को। अब इससे रिन्यूएबल एनर्जी आपकी जनरेट होगी एंड बिल्डिंग आपका एज अ सोलर कंपोनेंट की तरह काम करेगा, जहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, रिन्यूएबल और क्लीन एनर्जी जनरेट कर पाएंगे। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। आप कहो कि भाई घर की शो खराब हो जाएगी, तो शेप्स, कलर और ट्रांसपेरेंसी सब कुछ आपको अलग अलग मिल सकता है यहाँ पे।
तो इससे आप मैक्सिमम सोलर कैपेसिटी अचीव कर पाओगे अर्बन एरिया में। एस्थेटिक वैल्यू जो है उसकी बिल्डिंग की, आप उसको मेंटेन कर पाओगे। एनर्जी सेव होगी आपकी, जो आपकी हीट अंदर एंटर करते हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि मैनी टाइम घर के अंदर एसीज की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है, तो वो हीट आप थर्मल रेगुलेशन कर पाओगे। आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गेन मिलेगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म में तो इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है। आप लाखों रुपए लगाओगे, अब पहले महीने में वो रिकवर नहीं होगा, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एंड अप सेविंग अ लॉट ऑफ मनी। एंड यहां पर आप ये मान के चलो कि ये डिसेंट्रलाइज पावर होगी, जहां पर इवन एट रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट एरियाज में भी आप इसको जनरेट कर पाओगे। बट इसमें मेरे को एक डाउट लगता है। डाउट क्या लगता है? देखो, अब आप इस सिचुएशन को समझो। बिल्डिंग्स बनती है 100 सालों के लिए। अब ये फोटोवोल्टिक सेल्स जो होते हैं, ये 100 साल की मियाद वाले नहीं होते हैं। तो क्या इसमें हमें हर 5-7 साल या 10 साल के अंदर, जब भी ये फोटोवोल्टिक सेल खत्म होंगे, खराब होंगे, तो क्या हमें अपने बिल्डिंग्स के अंदर, जैसे वॉल्स के अंदर आपने टाइल्स की तरह इसे यूज किया, तो क्या 10 साल बाद हमें फिर से इतना ही पैसा फिर से खर्च करना पड़ेगा? वो एक सोचने वाली बात है। मतलब वो एक चैलेंज इसमें रह सकता है। बट उसके अलावा भी कुछ चैलेंजेस है, जैसे हाई कैपिटल कॉस्ट है। अभी तक ज्यादातर चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अभी कमर्शियल लेवल पे इसका अडेप्टेशन इतना नहीं है, और इंडिया में कोई पॉलिसी और स्टैंडर्ड इसके लिए मौजूद नहीं है। बट इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि अर्बन एरियाज के जो चैलेंज है एनर्जी को लेके, एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, आप उनको फुलफिल कर पाओगे। कहीं ना कहीं आप लैंड न्यूट्रल एनर्जी को आप अचीव कर पाओगे, जहां पर मिनिमम एरिया से मैक्सिमम एनर्जी आप जनरेट कर पाओगे। दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है पोलियो के बारे में। सबसे पहले आप पोलियो को समझिए। पोलियो फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होती है। दो तरह की पोलियो होती है, एक वाइल्ड पोलियो और दूसरी होती है आपकी वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो। वाइल्ड पोलियो जो नॉर्मली आप केसेस देखते हो वो होता है, बट जब पोलियो वैक्सीन किसी बच्चे को दी जाती है और उसके बाद वो म्यूटेट कर जाता है, अगर बच्चे का इम्यून सिस्टम वीक होता है तब, तो उस केस में आप जो वायरस देखते हो वो वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस होता है। अब इसमें फीकल ओरल रूट, इवन ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड, उस समय, एंड इवन लाइक बर्थ के टाइम पे या किसी एरिया में पोर सैनिटेशन के टाइम पे ये बीमारी फैल सकती है। बर्थ के टाइम पे तो इतना ज़्यादा नहीं है, बट यस, अगर हम बात करें तो खासकर जो एरिया जहाँ पर पूरी सैनिटेशन नहीं रखी जाती, साफ सफाई हाइजीन अच्छा नहीं होता है, वहाँ पर भी ये फैल सकते हैं। बिकॉज मक्खियाँ जो आपकी बैठेंगे किसी एरिया में, वो मक्खियाँ खाने के ऊपर बैठेंगी, तो वहाँ से भी ये फैल सकती है। तो ये एक तरह की वायरल इन्फेक्शन है जो परमानेंट पैरालिसिस कर सकती है पर्सन को। ये पोलियो है, यहाँ पर पर्सन को क्या कर सकती है? परमानेंट पैरालाइज कर सकती है। अब इसकी सर्वेलेंस का जो प्रोग्राम था 1997 में, हमने WHO के साथ मिलकर स्टार्ट किया। अब प्रोग्राम इंडिया के अंदर जो इंप्लीमेंट किया गया था, दैट वाज इन द ईयर 1988 सॉरी। तो यहां पर हमने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया था, पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। और इंडिया को लाइक 2014-15 के आसपास आपका पोलियो फ्री स्टेटस भी मिल गया था। तो अभी इंडिया के अंदर 2 वैक्सीन आपके अवेलेबल है पोलियो के लिए। एक है ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि लो कॉस्ट है, बट यहां पर आप लाइव वायरस को यूज करते हैं तो वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस होने का खतरा रहता है। दूसरा है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जो कि आपका रिस्क फ्री होता है, बिकॉज इसमें आपको ये रहता है कि आप डेड वायरस को यूज करते हो। अब यहां पर प्रॉब्लम ये कि ये कॉस्टली है, बिकॉज ये इंजेक्शन के थ्रू ही आपका आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो यहां अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। तो इंडिया गवर्नमेंट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन से हमने नेशनल पोलियो सर्वेलेंस नेटवर्क को इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्ट किया था 1997 में। अब यहाँ पर 200 प्लस आपके यूनिट है, जहां पर एक्यूट फ्लेसिड पैरालिसिस को हम फोकस करते हैं, खासकर अंडर 15 जो बच्चे हैं उनके केसेस में। अब यहाँ पर पोलियो इम्यूनाइजेशन की कैंपेन की ये बैकबोन है आपकी। एंड यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि अब 280 से इनके नंबर हम घटाकर करने वाले हैं 190 और आगे जाकर 140। तो यहाँ पर आज की डेट में अगर हम बात करें, वर्ल्ड के अंदर पोलियो के केसेस वापस से सर्च कर रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2 मेजर ऐसे एरियाज हैं जहां पर आज भी पोलियो के बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो इतने सारे पब्लिक कंसर्न होने के बाद भी
इसको नंबर्स को यहाँ पर कम किया जा रहा है सर्वेलेंस नेटवर्क के, तो हेल्थ एक्सपर्ट और स्टाफ कहीं ना कहीं इसको लेके काफी कंसर्न्ड है कि कहीं जो हमने अभी तक जो प्रोग्रेस की थी वो प्रोग्रेस सब कुछ खत्म ना हो जाए। तो आइए अब बात करते हैं आज के अगले आर्टिकल की, जहां पर हम बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख में न्यू पॉलिसी आई जिसमें कोटा, डोमिसाइल स्टेटस, इन सब के बारे में बात की गई। तो देखिए, जनवरी 2023 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की। इस कमेटी को वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया 30 नवंबर को, नए मेंबर्स इसमें ऐड किए गए। फिर गवर्नमेंट और लद्दाख लीडर्स के बीच में जो टॉक्स थी 4 मार्च के आसपास वो कोलैप्स कर जाती है। फिर सोनम वांगचू ने अपना फास्ट स्टार्ट किया एंड अक्टूबर 2024 में गवर्नमेंट एग्री करते कि वो वापस से बात स्टार्ट करेंगी। वांगचू जी को कहा गया कि आप अपने फास्ट को छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर कमेटी बनती है लद्दाख और कारगिल लीडर्स की, और उसके बाद दिल्ली में मीटिंग्स वगैरह होती है, और अब इसका मेजर आउटकम आपको देखने को मिल रहा है 2025 में। अब मेजर आउटकम क्या देखने को मिला? तो इसमें सबसे पहली बात, लैंग्वेज को रिकॉग्निशन मिली है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी। 1/3 आपकी रिजर्वेशन रहेगी वुमेन्स की, और ये सीट्स रोटेशनल बेसिस पर रहेंगी। देन यहां पर यूनियन टेरिटरी लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 लेके आया गया, जहां पर 50% की कैप को गवर्नमेंट कहते हैं कि अब जरूरत नहीं है। हम यहां पर 80% रिजर्वेशन देंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, क्योंकि 80% लद्दाख के अंदर पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। और यहां पर 4% रिजर्वेशन रहेगी एलओसी और एलएसी के आसपास के लोगों को, और 1% शेड्यूल कास्ट को, 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी यहां पर रिजर्वेशन आपकी रहेगी। तो इन टोटल रिजर्वेशन यहां पर इंक्रीज कर दी गई है। और दूसरी चीज यहां पर की गई है कि 15 साल का रेजिडेंशियल कोटा यहां पर कहा गया कि भाई 15 साल आप रहिए तब आपको डोमिसाइल यहां का मिलेगा। अब देखो, इस पूरे कंसर्न को आप इस तरह से समझ सकते हैं, आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही लद्दाख के लोगों को यह डर था कि बाहर से लोग आके इनके एरिया में रहने लग जाएंगे तो लद्दाख के कल्चर को हम प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। एंड इवन टूरिज्म की वजह से और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की वजह से भी इस एरिया में काफी सारा आपको लाइक इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे थे। तो उन सभी चीजों को लेके इन्होंने कहा कि भाई देखो, हमें आप 6 शेड्यूल में डाल दीजिए। और इसके लिए लद्दाख एपेक्स बॉडी, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और बहुत सारी और एनजीओज वगैरह ने भी प्रोटेस्ट किया कि भाई हम 6 शेड्यूल के अंदर अपने स्टेटहुड को भी प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब अपनी स्टेट को भी प्रोटेक्ट करेंगे, वैसे तो यूटी है, हम अपने एरिया को भी प्रोटेक्ट करेंगे, उसके कल्चर को भी प्रोटेक्ट कर लेंगे, एंड मोर ओवर हमें अलग से एक स्टेटहुड चाहिए, और हमें लोकसभा में एक और सीट चाहिए अपनी रिप्रेजेंटेशन की, और खुद का हम सर्विस कमीशन बना सके, ये भी आप यहाँ पर इंश्योर करो। अब प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज प्रोटेक्शन हुई, अच्छी बात है, जेंडर रिजर्वेशन अच्छी बात है, बट यहां पर जो चीजें गवर्नमेंट ने की है उससे लोगों का एस्पिरेशन पूरी तरह से मीट नहीं कर पा रहा, तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि अभी भी प्रोटेस्ट आगे कंटिन्यू रहे। आइए अब बात करते हैं आज के अगले आर्टिकल की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। देखो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर हम बात करें तो एक ऐसा प्रोविजन है जिसको आप ट्रेस कर सकते हो आर्टिकल 129 के अंदर। तो यहां पर आप इस चीज को इस तरह से समझे, जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट ने कोई भी रूलिंग दी, उस रूलिंग के अगेंस्ट मैं कुछ भी उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश करता हूं या कुछ भी करने की कोशिश करता हूं, दैट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सिविल मैं जहां पर डिसीजन मानने से इनकार कर रहा हूं, कुछ उसमें आप ये कह सकते हो फाइन का प्रोविजंस रहते हैं आपके, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिविल कंटेम्प्ट के कैटेगरी में आ जाता है। तो कंटेम्प्ट दो टाइप के, सिविल और क्रिमिनल। जहां पर आप कोर्ट को स्कैंडलाइज कर रहे हो तो वो क्रिमिनल में आ गया, जहां पर आप ऑर्डर मानने से मना कर रहे हो, आप मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह कुछ भी ऐसा कर रहे हो जहां पर आप कोर्ट के अवेल ना कर रहे हो, तो उस केस में वो सिविल के कैटेगरी में आ गया। तो ये दो तरह के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 सिर्फ एक्शंस के बारे में, उनके बारे में बात करता है जो लेजिस्लेटिव से बियॉन्ड आते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव एक्शन हो सकता है, आप और मैं उस एक्शन के अंदर आ सकते हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। अब मैंने आपको ये चीज क्यों बताई, इसको बताने के पीछे रीजन है कि देखो, ये जो पूरा केस है, ये केस है सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के ऊपर। 2011 में सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देती है कि भाई जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर ट्राइबल पॉपुलेशन में से बनाए गए हैं,
इस छत्तीसगढ़ वाले एरिया में गवर्नमेंट उस चीज को बंद कर दे। अब गवर्नमेंट कहती ठीक है, आपने कहा, हमने सुना, हम क्या करते हैं, एक कानून लेके आते हैं। कानून लाके मतलब यहां पर छत्तीसगढ़ एक्सिलरी आर्म फोर्सेस एक्ट 2011, इन्होंने इस चीज को लीगलाइज कर दिया। अब एक पर्सन इससे दुखी होके वो कहते हैं कि भाई ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और 2012 में उसने इसके अगेंस्ट प्ली डाल दी। अब देखो हमारी कोर्ट कितनी अच्छी है, महज 13 साल के अंदर तो इसके ऊपर जजमेंट आ गई है। अब यहां पर कंटेम्प्ट फाइल किया गया तो कोर्ट ये कहते कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया गया, बट कानून बनाने का काम तो लेजिस्लेचर का ही है। तो अगर कोर्ट की किसी रूलिंग के ऊपर अगर गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो वो उसके डोमेन में आता है। तो यहां पर ये किसी भी तरह का वायलेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहां पर कहा जाता है कि भाई लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली, ये कंटेम्प्ट के अंदर कंसीडर नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये उनकी पावर के अंदर आता है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अगर लॉ डिक्लेयर होता है तो हम उस लॉ को स्क्रैप कर सकते हैं। तो यहां पर यह कहा जाता है कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, आप कोर्ट का दरवाजा उस अकॉर्डिंगली खड़काइए। तो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में, जहां पर जुडिशरी लेजिस्लेचर के डोमेन के अंदर इंक्रोच ना करे। दूसरी चीज यहां पर कहा जाता है कि भी देखो, अगर आप बात करें तो पीस एंड रिहैबिलिटेशन चाहिए अभी छत्तीसगढ़ के अंदर, और कोर्ट ने कहा कि भाई हमारे स्टेप्स किस तरफ होने चाहिए, कैसे हम रिस्टोर करें पीस को, विक्टिम रिहैबिलिटेशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के ऊपर, इवन माओइस्ट इलाकों में भी। और यहाँ पर आर्टिकल 315 का हवाला देते हुए कहा कि भाई देखो, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेट के अंदर, लाइक आप ये कह सकते हो कि रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, और स्टेट रिस्पॉन्सिबल है आपकी पीस के लिए। तो यहां पर वो अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग जो उनकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली सर्विस कमीशन के अंडर सर्विसेज बना सकती है। तो ये चीज यहां पर आती है। अब कहा जाता है कि इस जजमेंट का क्या असर होगा, तो जो डिसआर्मेंट की बात हम कर रहे थे, कि डिसआर्म करने की बात कर रहे थे, वो पूरी तरह से फेल हो गई, और यहाँ पर कंपनसेशन भी नहीं मिल पाया उन लोगों का, एंड कहीं ना कहीं ट्राइबल राइट्स को भी हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। बट डेफिनेटली यहाँ पर हम सॉवरेनिटी को अपहेल्ड कर पाए लेजिस्लेचर की, तो वैलिडेट किया लेजिस्लेशन को, सेपरेशन ऑफ पावर को हमने कहीं ना कहीं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसको भी वैलिडेट किया, और जुडिशियल ओवररीच को हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है। दैट इज गुड। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको आज के आर्टिकल में याद रखनी है। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आपको प्रॉम्प्ट ह्यूमन राइट एक्शंस लेने चाहिए इन केस कोई भी ह्यूमन राइट वायलेशन हो। आप ये मान के चले जुडिशरी फंडामेंटल राइट्स की गार्डियन है, तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, तो हमें उस चीज को भी इंश्योर करने की जरूरत है। और यहाँ पर हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करने की जरूरत है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिखी गई हैं उसको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन दिस आर्टिकल। आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।